हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस लेसन में बात करने जा रहे हैं डेमोक्रेसी के बारे में। डेमोक्रेसी, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में लोकतंत्र, या फिर हम लोग इसको कहते हैं प्रजातंत्र। प्रजातंत्र का मतलब हो गया आम जनता का शासन। तो लोकतंत्र या डेमोक्रेसी एक ऐसा शासन प्रणाली, एक ऐसा शासन व्यवस्था है जिसके अंतर्गत जनता अपनी इच्छा अनुसार निर्वाचन होता है। तो जनता अपनी इच्छा अनुसार निर्वाचन में किसी भी उम्मीदवार को अपना वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुनती है, और जो चुन के जाते हैं वो सीधे विधायिका के सदस्य बन जाते हैं, और वो विधानसभा या फिर संसद में वो बैठते हैं, और वहां पर वो नीति निर्धारण करते हैं जो कि आम जनता के हित में होता है। यानी कि इसको, जो प्रतिनिधि है उसको आपने भेजा विधानसभा में या विधायिका में, जिसको आपने वोट दिया, यानी आपके द्वारा ही चुना गया सरकार, और वो सरकार आपके लिए ही काम कर रही है। तो इसी कारण अब्राहम लिंकन ने इसको बोला था कि डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। ये मतलब जनता के द्वारा जनता के लिए ही शासन है। लोकतंत्र को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक है जिसमें कि हम लोग यानी आम जनता डायरेक्ट इलेक्शन देता है, डायरेक्ट प्रतिनिधि को चुनता होता है, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। अब ये दो तरह का चुनाव होता है, दो तरह का लोकतंत्र काम करता है जिसमें कि जनता वोट देती है। रेफरेंडम जो भी होता है कि किसी भी मुद्दा पे अगर सरकार कहीं फंसती है, चाहे सरकार को लगता है कि इस पे आम जनता से डिसीजन लेना चाहिए, तो वो आम जनता के लिए एक ओपन फील्ड करती है जिसमें कि आम जनता से मांगती है कि आप लोग इसमें डायरेक्ट वोट दीजिए। बहुत सारे ऐसे देश है जहां पे कि पब्लिक डायरेक्ट वोट देती है प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनने के लिए। लेकिन इंडिया के केस में देखिएगा, ये डिफरेंट है। इंडिया में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, मतलब कि आप डायरेक्ट किसी को चुन के उसको प्रधानमंत्री नहीं बनाते हैं, बल्कि आप अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं, और वो प्रतिनिधि आपस में मिलकर वो सरकार का निर्माण करती है, और उसके बाद में सरकार जो है एलोकेशन ऑफ मिनिस्ट्री और फिर अलग अलग चीज को वो काम करती है। मतलब एक तंत्र या शासन प्रणाली को डिजाइन करने के लिए आप इनडायरेक्ट रूप से अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, और वो प्रतिनिधि आपके बिहाफ में वो संसद में या फिर विधानसभा में आपकी बात को रखता है, आपके पक्ष को रखता है। तो ये हो गया डेमोक्रेसी का इनडायरेक्ट रूप। तो जो हमारे यहाँ इंडिया में बेस्ट रूप से चल रहा है इनडायरेक्ट। अब है कि डेमोक्रेसी तो देख लिए, तो डेमोक्रेसी को बेहतर क्यों माना जाए बाकी जो शासन प्रणाली है, बाकी शासन व्यवस्था है, या फिर हम लोग जिसको कहते हैं राजतंत्र है, उसके तुलना में हमारा डेमोक्रेसी का क्या महत्व है, डेमोक्रेसी क्यों एक अच्छा अल्टरनेटिव ऑप्शन है। उसके पीछे 5 कारण एक दिया गया है, 5 लॉजिक है। पहला चीज है कि डेमोक्रेसी इज मोर अकाउंटेबल, मतलब डेमोक्रेसी ज्यादा जिम्मेदारी। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में आम जनता ही अपना प्रतिनिधि को चुनता है, और वो प्रतिनिधि उसके लिए नियम कानून बनाता है। तो यहाँ पर प्रजातंत्र में सरकार जो है वो ज्यादा अकाउंटेबल होती है, ज्यादा जिम्मेदारी पूर्वक काम करती है। दूसरा है रिगरस कंसल्टेशन एंड डिस्कशन, मतलब इसमें हम लोग अपने जो प्रतिनिधि हैं उसको चुन के भेजते हैं। कोई टॉपिक अगर सरकार के द्वारा कोई निर्णय लिया गया तो उस पर पक्ष और विपक्ष दोनों अपना अपना सहमति देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारे डिस्कशन क्यों होता है, जिससे कि हम लोग विधानसभा में बहस होता है, लोकसभा में बहस होता है। तो बहस के बाद में बहुत सारे क्वालिटी डिसीजन आते हैं, बहुत सारे ऐसे चीजें होता है जिसमें कि उसका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पहलू को सोचते हैं। सोचने के बाद में जिस निर्णय पे हम लोग फाइनली पहुंचते हैं, जिस निर्णय पे फाइनली सब सहमति होता है, वो जो निर्णय होता है काफी क्वालिटी डिसीजन होता है। तो ये डेमोक्रेसी का फायदा है। तीसरा है डेमोक्रेसी जो है, अगर मान लीजिए हमारे चूंकि देश जो है विविधताओं वाला देश है, हमारे यहाँ सभी धर्म, सभी जाति और सभी संप्रदाय के लोग रहते हैं, सभी अलग अलग, सबका अपना भाषा है, अपना रहन सहन है, अपना संस्कृति है। तो उसके आधार पे जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो विवाद पैदा होता है, जो हिंसा होती है, जो एक ऐसा समस्या खड़ा हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है पैदा, तो उसमें डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी भूमिका बढ़ जाती है, और डेमोक्रेसी इसको बहुत बखूबी ढंग से इसको डील करती है। एग्जाम्पल के रूप में देख ले कि डेमोक्रेसी एक ऐसा शासन प्रणाली है जिसमें कि अगर कोई महादलित है, दलित है, डिप्रेस्ड क्लास है, या फिर कोई माइनॉरिटी है, चाहे वो धर्म के नाम पे माइनॉरिटी हो, या फिर लैंग्वेज के नाम पे हो, या फिर उसका संस्कृति के नाम पे हो, तो सभी धर्म सभी संस्कृति को रक्षा करने के लिए जरूरी होता है कि डेमोक्रेसी में उसका भी प्रतिनिधित्व चुना जाए।
और ऐसे में क्या होता है कि सभी संप्रदाय, सभी समुदाय के लोग लगभग वहां पे प्रतिनिधि चुन के जाते हैं और वो अपने पक्ष को रखते हैं किसी मुद्दा पे कि इससे इसका ये नुकसान, ये फायदा हो सकता है। तो इस तरह से डेमोक्रेसी जो है बहुत सारे डिफरेंसेज और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट को भी सॉल्व करने में मदद करती है। फोर्थ हो गया कि डेमोक्रेसी इन्हांसेज द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। अब जो हमारे यहाँ का जो नागरिक है उनको सम्मान दिया जाता है, उनका जो डिग्निटी है, उनका जो सम्मान है, उनको काफी सराहा जाता है, बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? क्योंकि आप कुछ भी डिसीजन लेते हैं तो आप अपना प्रतिनिधि को आप बताते हैं, प्रतिनिधि आपके लिए अच्छा या बुरा वो सोचती है। ऐसे में है कि हमेशा ये चीज रहता है, प्रतिनिधि आपके पास आते हैं, आपके पास प्रॉब्लम पूछने आते हैं। क्यों? क्योंकि आप ही उनको वोट देकर उनको जिताएंगे। यहाँ पे मुख्य जो पावर है, मेन पावर, वो एक आम नागरिक के पास में है। तो इसमें क्या होता है कि जो डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स है, नागरिक का जो महत्व है उसका बढ़ाता है। और इसमें कि जो भी नागरिक है उसको अधिकार देता है कि अपना फुलेस्ट पोटेंशियल, अपना फुल एनर्जी और अपना कार्य के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाएं। तो डेमोक्रेसी का सिंपल एक समझें कि वो एक आम इंसान का वैल्यू को बढ़ाता है, डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। लेकिन अगर देखेंगे जहां पे डेमोक्रेसी नहीं, वहां पे आम जनता से कुछ नहीं पूछा जाता, जो भी सरकार डिसीजन लेती है उसको थोप दिया जाता है। और हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है पांचवा, डेमोक्रेसी अलाउज फॉर कोर्स करेक्शन बाय अलाउइंग टू रेक्टिफाई मिस्टेक्स। तो प्रजातंत्र या लोकतंत्र अलाउ करता है, परमिशन देता है कि जो आपने इसके पहले कभी अगर गलती किया है तो आप उसको, मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं, उसको सुधार कर सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि लोगों को सरकार के प्रति और भी विश्वास बन जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर दिया जा रहा है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है सिख कम्युनिटी के लिए, सिख कम्युनिटी से माफी मांगा था। किस लिए? कि जब 1980 के दशक में जब सिख कम्युनिटी पे एट्रोसिटी हुआ था, उनको परेशान हुआ था, जातीय हिंसा हुआ था, तब उस मामले में इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा माफी मांगा गया था। तो मतलब कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है, अगर कुछ गलती हुआ है तो उसको एक्सेप्ट करते हुए उसमें सुधार लाने की कोशिश करती है। तो ये हो गया हमारा डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि डेमोक्रेसी में कुछ कुछ चैलेंजेज हैं, उसको कैसे दूर किया जाए। तो चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, पहला चीज है कि फ्रीक्वेंट इलेक्शन होता है, लगातार चुनाव होता है। तो खासकर 1990 के दशक में बोला गया था, देखा गया था कि वहाँ पे गठबंधन का पॉलिटिक्स काफी ज्यादा चला था, जिसकी वजह से बार बार सरकार बनती थी, गिरती थी, जिसकी वजह से आम जनता भी परेशान होते थे, सरकार का खर्च भी ज्यादा बढ़ता था और सरकार में विश्वास की कमी होती थी। तो ये एक समस्या है क्योंकि फ्रीक्वेंट इलेक्शन होते रहता है। दूसरा है कम्पिटेटिव पॉलिटिक्स। तो अब यहाँ पर कि कंपटीशन हो जाता है पॉलिटिक्स में कि मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। इसकी वजह से उन लोग क्या करते हैं कि एक नेक्सस बनाते हैं, क्रिमिनल के साथ जुड़ जाते हैं ताकि मेरा वोट ज्यादा है, या फिर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनके साथ जुड़ जाते हैं, या फिर जो ब्यूरोक्रेट्स, जो बड़े पदाधिकारी होते हैं उनको मिला के रखते हैं। तो इस तरह से कहा जाए तो मोरल वैल्यू जो है ना काफी डाउन होता है। तो इसमें कंपटेटिव पॉलिटिक्स होता है जिसमें कि पावर का इसमें बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है, और वो जो है, जो राजनीति का, जो डेमोक्रेसी का जो मुख्य जो मोरल वैल्यू है उसमें डाउन आता है, क्योंकि इसमें जो उससे जुड़े हुए लोग हैं उन सबको अपने पक्ष में किया जाता है, चाहे पैसे के बल पे या फिर पावर के बल पे। तीसरा है डेमोक्रेटिक प्रोसेसेज लीड टू डिले इन डिसीजन मेकिंग। अब चूंकि कोई भी डिसीजन लिया जाता है सरकार के द्वारा तो उस पर बहस होती है, पक्ष और विपक्ष दोनों अपना अपना निर्णय रखते हैं, अपनी बात को रखते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि कुछ ऐसी चीजें होती है, जैसे एक समय हुआ था कि न्यूक्लियर डील को लेकर हो रहा था डिस्कशन, तो वैसे में डिसीजन, उसको क्विक डिसीजन लेना था लेकिन हो नहीं पा रहा था क्योंकि विपक्ष के द्वारा इसको रोका जा रहा था। तो ऐसे में सरकार बहुत सारे डिसीजन को क्विक नहीं ले पाती है। तो ये हमारा एक डेमोक्रेसी का एक नुकसान भी है कि हमारा जो है वो डिले हो जाता है डिसीजन में। जो भी इलेक्टेड रूलर्स है वो डिसीजन नहीं लेते हैं लोगों के आधार पे, क्योंकि वहां पर बहुत सारी इनइक्वलिटीज है, जो सभी कास्ट को लेकर चलना पड़ता है, सभी धर्म, सभी जो मेल फीमेल यानी जेंडर को भी लेकर चलना पड़ता है। तो ऐसे में कुछ डिसीजन लेने में डिले हो जाता है। चौथा देखें कि इलेक्टेड रूलर्स जो है, कभी कभी जो है, इलेक्टेड रूलर्स मे नॉट टेक डिसीजन इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल रेदर कैटर टू देयर इमीडिएट पॉलिटिक्स नीड्स एंड एडवांटेजेस। मतलब कुछ ऐसे पॉलिटिशियन होते हैं, कुछ ऐसे लीडर्स होते हैं जो कि उनका मकसद ये नहीं होता है कि जनता को कैसे भला किया जाए,
बल्कि उनका ये मकसद होता है कि कैसे लोगों का वोट लिया जाए, और उसके बीच लिए क्या है, लोगों में असमानता फैला दो, जाति जाति में लड़ा दो, एक वर्ग दूसरे वर्ग से लड़ा दो, या फिर डिफरेंसेस जो है समाज को डिवाइड कर दो। तो ऐसी स्थिति में डेमोक्रेसी में देखा जाता है कि अपने वोट के लालच में कुछ ऐसे भी राजनीतिज्ञ होते, कुछ ऐसे भी लीडर्स होते जो इस तरह की चीजें करते हैं। तो ये भी एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और पांचवा है, चूंकि हम लोग जानते हैं कि हाई एक्सपेंडिचर हो जाता है चुनाव में। अब चुनाव फ्रीक्वेंट अगर होता है, बार बार होता है, तो इस चुनाव के कारण हमारे पास बहुत ज़्यादा इसमें पदाधिकारी और कर्मी इन्वॉल्व होते हैं। इस वजह से सरकार का, यानी हमारा जो देश का रिवेन्यू है, बहुत ज़्यादा इस पे खर्च होता है। तो ये सारे कुछ चैलेंजेस हैं डेमोक्रेसी के लिए। तो हम लोग इस लेसन में बात किए मुख्य रूप से डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है, और उसके बाद में हम लोग बात किए कि डेमोक्रेसी के लिए क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।